दोस्तों, सरकार द्वारा एनजीओ जो कि कोई ट्रस्ट बनाकर, सोसाइटी बनाकर, सेक्शनेट कंपनी बनाकर जो भी सामाजिक कार्य, समाज में सेवा देने का जो कार्य, वो चाहे चैरिटेबल हो या रिलीजियस हो, इसमें सरकार द्वारा निरंतर बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, गवर्नमेंट का कार्य होता है समाज सेवा करना। जितनी भी योजनाएं लॉन्च होती है जो कि जनता के हितों के लिए बनाई जाती है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन जनता द्वारा दिए गए टैक्स से किया जाता है। अब इसी स्वरूप में जो सामाजिक संस्थाएं होती है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, सोसाइटी होती है, सेक्शनेट कंपनी होती है, इनके भी द्वारा समाज सेवा के लिए कार्य किया जाता है और इनको गवर्नमेंट द्वारा, आयकर डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित की गई कुछ नियम है, उनका पालन करते हुए जब ये कार्य करते हैं तो इनको आयकर देने से छूट प्राप्त होती है। आयकर छूट प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशंस है। इन नियमों का पालन करने के उपरांत ही इन संस्थाओं को आयकर से छूट प्राप्त होती है। क्योंकि गवर्नमेंट का उद्देश्य यही है कि आप जब समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं तो ये एक जो सरकार का जो कार्य है उसमें एक सहभागिता के रूप में कार्य किया जा रहा है। तो इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का पालन करते हुए अगर कोई संस्था अपना संचालन करती है तो उनको आयकर से छूट प्रदान की जाती है। दोस्तों, इस टॉपिक पर हम आज विस्तृत बात करेंगे क्योंकि जनरली एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो भी सामाजिक संस्था है, अगर वो आयकर अधिनियम के अंतर्गत 12A और ATG के अंतर्गत अगर पंजीयत नहीं है तो क्या उसको संचालित करना चाहिए? ऐसी संस्थाओं का जो कि आयकर के नियमों के पालन न करते हुए, आयकर विभाग द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं उनका पालन न करते हुए अगर वो संस्था संचालित हो रही है तो क्या इनको चलाना चाहिए? तो दोस्तों, इसका सीधा सा एक उत्तर ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ने आपको जो टैक्स की छूट की सुविधा दी है वो निर्धारित नियमों का पालन करते हुए दी गई है। अगर कोई भी संस्था, चाहे वो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, सेक्शनेट कंपनी हो, अगर वो आयकर द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का पालन नहीं करती है तो उस स्थिति में उसको आयकर से छूट प्राप्त नहीं होती है और अधिकतम दर से आयकर देना होता है। एनजीओ को प्रतिवर्ष आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है। कुछ कंडीशन ऐसी भी है जो कि उन पर अगर लागू हो तो उस कंडीशन में भी उनको आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है। तो उस स्थिति में अगर कोई ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शनेट कंपनी इन नियमों का पालन ना करते हुए अगर अपना संचालन कर रही है तो वो काफ़ी आयकर संबंधी भविष्य में उनको काफ़ी समस्याओं का पालन, आयकर के नियमों का न करने पर उन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके अंतर्गत करना क्या होता है? सबसे पहले कोई भी संस्था जब बनाई जाती है तो उसके क्रियान्वयन की एक रूपरेखा बनाई जाती है कि इस संस्था के अंतर्गत कार्य करने का कौन सा उद्देश्य होगा, ये किस स्वरूप में कार्य करेगी। जैसे एनजीओ में 3 तरीके से काम होता है: ट्रस्ट बनाकर, सोसाइटी बनाकर और सेक्शनेट कंपनी बनाकर। अब ये निर्धारित करना पड़ेगा क्या ट्रस्ट बनाकर समाज में सेवा करनी है तो उस संबंधी उस ट्रस्ट के
संचालन के लिए ट्रस्ट डीड का निर्माण करना होगा, ट्रस्ट डीड बनवाना होगा। ट्रस्ट डीड बनाकर उसके जो संचालन के नियम होंगे उस ट्रस्ट डीड में अंकित होते हैं। और इस संबंधी एक जो भी इस ट्रस्ट के संचालन करता है, जो भी इसके निर्माता है, सेटलर है, ट्रस्टर है, तो इन सब के द्वारा एक मीटिंग का, सभा का आयोजन करके ट्रस्ट निर्माण के बारे में सभी की सहमति से निर्णय लेकर उस ट्रस्ट का नाम निश्चित करना होता है। इसके पश्चात इसमें जो भी इसके निर्माता हो और जो भी इसके संचालन करता हो तो उनको ट्रस्टी कहा जाता है। एक निर्धारित अवधि के लिए इसमें चुनाव अवधि ट्रस्टियों के लिए निर्धारित की जाती है। साथ ही साथ में जब ट्रस्ट का नाम निश्चित किया जाता है, ट्रस्ट डीड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसके ट्रस्टी निश्चित हो जाते हैं, तो इनको अपना जो इन्होंने उद्देश्य निर्धारित किया है ट्रस्ट ने, उस उद्देश्य के लिए आगे कार्य करना होता है और लीगल प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिसके अंतर्गत इनको सबसे पहले अपनी ट्रस्ट डीड बनाना होती है और ट्रस्ट डीड बनाने के बाद में इनको पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होता है, ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है। ट्रस्ट डीड और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन देकर पैन कार्ड और 10 नंबर के लिए आवेदन करना होता है। इसके पश्चात ट्रस्ट के संचालन संबंधी जो भी राशि प्राप्त होगी तो उसके लिए ट्रस्ट डीड, साथ में ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट का पैन कार्ड, 10 कार्ड देते हुए बैंक में, नेशनलाइज बैंक में खाता खोलना होता है। और जिस भी उद्देश्य के लिए ट्रस्ट खोली गई है उस ट्रस्ट का संचालन करते हुए जो भी इनको नियमित इनकम के जो सोर्स है उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए और इसका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके वित्तीय वर्ष के अंत में इसका पूरा लेखा जोखा, इसका आय व्यय पत्रक, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, साथ ही साथ में बैलेंस शीट बनाकर इसका ऑडिट कराना चाहिए। और साथ ही साथ में आयकर विभाग में, चूँकि ट्रस्ट का उद्देश्य समाज सेवा है, इसके लिए आयकर विभाग में आयकर से छूट के लिए आवेदन कर उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। साथ ही साथ में अगर ट्रस्ट को आम सहयोग से, आम जनता से अगर डोनेशन प्राप्त होता है तो उनको आयकर संबंधी बेनिफिट हो, लाभ हो, इसके लिए एटीजी का पंजीयन भी प्राप्त करना होता है। ये पंजीयन प्राप्त करने के बाद में प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा पर ट्रस्ट को अपना आयकर रिटर्न भरना होता है। इस आयकर रिटर्न में अपनी ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी देते हुए इनको आयकर से छूट प्राप्त होती है। अगर यहाँ पर समस्या ये उत्पन्न होती है कि अगर ट्रस्ट का निर्माण कर लिया बिना ट्रस्ट डीड के या फिर ट्रस्ट बन गई और उसके चुनाव की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है, ट्रस्टी नहीं है, तो इसका संचालन कौन कैसे करेगा? तो इसके लिए अनिवार्य है कि जब भी ट्रस्ट का निर्माण हो तो इसका जो लीगल डॉक्यूमेंट ट्रस्ट डीड जरूर बना हो, साथ में इसके संचालन के लिए ट्रस्टियों का चुनाव जरूर हो। इसके विपरीत स्थितियों में ट्रस्ट को अधिकतम दर से आयकर देना पड़ेगा। साथ ही साथ में अगर ऐसी कोई ट्रस्ट है जिसमें कि आयकर के नियमों का पालन न करते हुए बिना एटीजी और 12A के आयकर से छूट का प्रमाण पत्र प्राप्त किए अगर ट्रस्ट का संचालन किया जा रहा है और उसमें प्रॉपर्टी आदि भी बड़ी मात्रा में निर्माण कर ली गई है, तो उस स्थिति में काफ़ी परेशानियों का अधिकतम दर से टैक्स पेनल्टी सहित सेक्शन 115
टीडी के अंतर्गत जो कि उस ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी होगी, वर्तमान में जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी, उस मार्केट वैल्यू पर उसको अधिकतम दर से टैक्स देना होगा, जो कि घातक सिद्ध होगा। तो इसके लिए काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या बिना आयकर के आयकर छूट प्रमाण पत्र प्राप्त किए 12A, ATG, 1023C इनको प्राप्त किए बिना क्या एनजीओ का संचालन करना चाहिए, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शनेट कंपनी का संचालन करना चाहिए? तो टैक्स की जो सुविधा गवर्नमेंट द्वारा दी गई है एनजीओ को, तो उसको जरूर प्राप्त करना चाहिए, उस संबंधित कार्रवाई जरूर करना चाहिए एनजीओ द्वारा। और जो आयकर संबंधी जो अधिकतम दर से जो टैक्स देना है, उससे बचा जा सकता है। अगर कोई संस्था सोसाइटी के रूप में कार्य करना चाहती है, तो सोसाइटी के अंतर्गत उसका पंजीयन कराना होता है। आम सभा में सोसाइटी का नाम निर्धारित करके उसमें पदाधिकारी निर्धारित करके सोसाइटी के पंजीयन के लिए कार्रवाई करनी होती है। सोसाइटी का जो भी बायलॉज है, पंजीकरण संबंधी जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है, वो बनाने के पश्चात सोसाइटी के पंजीयन के लिए आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद में सोसाइटी का पंजीयन, सोसाइटी के बायलॉज देकर पैन कार्ड, टैन नंबर के लिए आवेदन करना होता है। इसके बाद में सोसाइटी के बायलॉज, सोसाइटी का पंजीयन, पैन नंबर, टैन नंबर देकर नेशनलाइज्ड बैंक में खाता खोलना होता है। और जिस उद्देश्य के लिए भी सोसाइटी का निर्माण किया गया हो, कोई स्कूल चला रहे हो, कोई हॉस्पिटल का संचालन करना हो, गरीबों की सेवा करना हो, या धर्मशाला आदि का संचालन करना हो, अनाथालय का संचालन करना हो, वृद्धा आश्रम का संचालन करना हो, जिस भी उद्देश्य के लिए सोसाइटी का निर्माण किया गया है, उस उद्देश्य को प्रारंभ करते हुए इस संबंधी जो भी आवक होती है, तो उसका रिकॉर्ड नियमित रूप से रखते हुए सोसाइटी का बुक्स ऑफ अकाउंट पूरे वित्तीय वर्ष का मेंटेन करके उसका ऑडिट कराना चाहिए। साथ ही साथ में सोसाइटी को आयकर से छूट प्राप्त हो, इसका प्रमाण पत्र प्राप्त हो, इसके लिए 12A, वर्तमान में 12AB, साथ ही साथ ATG या 1023C, जो भी सोसाइटी का उद्देश्य हो, उसके अंतर्गत आयकर विभाग में आवेदन देकर इसका आयकर छूट का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। साथ ही साथ में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निर्धारित की गई आयकर रिटर्न भरने की जो समय सीमा है, उसमें सोसाइटी का ऑडिट कराकर आयकर रिटर्न जरूर भरना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लाइंस, ये लीगल नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर आप सोसाइटी बनाकर समाज में सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो आपको आयकर विभाग द्वारा निर्धारित इन नियमों का पालन करना जरूरी है। किसी कारणवश अगर आप ये नहीं करते हैं, तो आपको आयकर से छूट संबंधी ये जो पात्रता है, ये न प्राप्त होकर अधिकतम दर से आपको टैक्स देना होगा। साथ ही साथ में अगर आप बिना आयकर विभाग में आयकर से छूट का पंजीयन प्राप्त किए अगर सोसाइटी का संचालन करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको अधिकतम दर से टैक्स तो देना ही होगा। लेकिन इस बीच अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी आप निर्माण कर लेते हैं, प्रॉपर्टी का कोई दान प्राप्त कर लेते हैं, तो उस स्थिति में उस प्रॉपर्टी की जो वर्तमान की जो मार्केट वैल्यू होगी, उस मार्केट वैल्यू पर आपको अधिकतम दर से टैक्स देना होगा। इसी प्रकार से सेक्शन 8 कंपनी के नियमों का पालन करते हुए उसमें भी अगर कोई
सेक्शन 8 कंपनी बनाकर समाज में सामाजिक सेवा देने का कार्य करना चाहते हैं, तो उनको भी सेक्शन 8 कंपनी के अंतर्गत, रजिस्ट्रार के अंतर्गत कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराकर इसका पंजीयन प्राप्त करना चाहिए। इसके लीगल डॉक्यूमेंट बनाकर इसके पैन कार्ड, टैन नंबर के लिए आवेदन देकर ये प्राप्त करना चाहिए। नेशनलाइज्ड बैंक में सेक्शन 8 कंपनी का खाता खोलना चाहिए। जो भी उद्देश्य रखकर सेक्शन 8 कंपनी का निर्माण किया गया है, उसका नियमित, उसके आय के स्रोतों का, उसके संचालन संबंधी नियमित आर्थिक रिकॉर्ड रखकर उसका वर्ष की समाप्ति पर ऑडिट कराना चाहिए। साथ में आयकर से छूट के लिए 12A ATG के अंतर्गत इसका आवेदन देकर आयकर से छूट का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए और निर्धारित की गई समय सीमा में इसका आयकर रिटर्न भरना जरूर चाहिए। दोस्तों, अब एक प्रश्न उठता है कि जो भी उद्देश्य के लिए एनजीओ का निर्माण किया गया है, उसके संचालन करते हुए ये संस्था अपना कार्य करती है। इसमें जो भी इनके आय के साधन हो, जो भी इसके संचालन करता हो, ट्रस्ट में इसके ट्रस्टी हो या फिर सोसाइटी में इसके पदाधिकारी हो, सेक्शन 8 कंपनी में इसके डायरेक्टर्स हो, तो इनके द्वारा जो भी सहयोग है, उसके अतिरिक्त जिस उद्देश्य के लिए एनजीओ का निर्माण किया गया है, उस उद्देश्य को पूरा करते हुए नॉमिनल कम से कम मात्रा में फीस चार्ज करते हुए जिस उद्देश्य के लिए ये संस्था बनी है, उसको आम जनता को देते हुए उससे आय प्राप्त की जाती है। साथ ही साथ में एनजीओ की इनकम का एक मुख्य सोर्स होता है, इसको बड़े पैमाने पर करने के लिए दान, चंदा प्राप्त करना। दान कई प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं उनका CSR फंड होता है, उनको कुछ एक निश्चित मात्रा में समाज सेवा के लिए राशि खर्च करनी होती है। साथ ही साथ में कुछ FCR फंड से भी राशि प्राप्त होती है। इन संस्थाओं से अगर इस माध्यम से एनजीओ को अगर दान की राशि या सहयोग राशि प्राप्त करनी है, चंदा प्राप्त करना है, तो FCRA में, CSR विभाग में इसका पंजीयन कराना होता है, वहाँ से सहयोग मिलता है। साथ ही साथ में ये बड़ी मात्रा में आम जनता से भी दान के रूप में आर्थिक सहयोग प्राप्त करते हैं, जिसके लिए जो भी दान दाता होता है, जब वो दान देते हैं तो उनको इस दान राशि पर आयकर विभाग से आयकर के नियमों का पालन करते हुए जो भी दान राशि दी जाती है उसमें आयकर में छूट प्रदान की जाती है। ये छूट तभी प्राप्त होती है दानदाता को जबकि जिस संस्था को दानदाता द्वारा दान दिया गया है, अगर उस संस्था द्वारा आयकर विभाग से ATG के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। बिना ATG के प्रमाण पत्र प्राप्त किए अगर संस्था द्वारा दान प्राप्त किया जाता है, तो उसके दानदाता को आयकर में इस दान राशि पर कोई छूट प्राप्त नहीं होती। तो अगर संस्था चाहती है कि हमारे दानदाता को आयकर में छूट प्राप्त हो, तो उनको ATG के अंतर्गत छूट प्राप्त करना चाहिए, छूट का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। साथ ही साथ में दोस्तों, एक प्रश्न ये उठता है कि एनजीओ, चाहे वो ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, वो कितनी मात्रा में दान ले सकती है या किस स्वरूप में दान ले सकती है। क्या नकद में ले सकती है, क्या बैंक के माध्यम के, बैंक चैनल के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके माध्यम से ले सकती है, या अचल संपत्ति के रूप में ले सकती है। तो दान किसी भी स्वरूप में लिया जा सकता है। आप 2000 रुपये से ऊपर चेक के माध्यम से दान प्राप्त करिए। दान की कोई सीमा नहीं होती है। दान देने वाले की आर्थिक स्थिति, दान देने की जो राशि है उस पर निर्भर करती है। अगर वो उनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार है कि वो दान दे सकते हैं, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। साथ ही साथ में अचल संपत्ति का भी दे सकते हैं, जिसमें कोई खाली ज़मीन
प्लॉट, कोई बिल्डिंग, साथ ही साथ में कोई शॉप्स हो गई, कोई खेती हो गई, या फिर कोई खाली प्लॉट हो गया। तो किसी भी नेचर में अचल संपत्ति भी प्रॉपर्टी के स्वरूप में भी दी जा सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर दानदाता द्वारा दान दिया जा रहा है तो उसको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसी संस्था को दान दे जो एटीजी के अंतर्गत और 12A के अंतर्गत आयकर से जिसको छूट प्राप्त हो। अन्यथा क्या होगा कि जितनी राशि उनके द्वारा दान दी जा रही है उसमें से अधिकतम राशि आयकर विभाग, आयकर डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स के रूप में चुकानी होगी। क्योंकि जो संस्था बिना 12A, 12AB, एटीजी की छूट प्राप्त किए अगर दान राशि प्राप्त करती है तो उसको अधिकतम दर से आयकर चुकाना होता है, इसको छुपा नहीं सकते। जितनी देर होगी उतना ही ज़्यादा टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट और पेनल्टी भी चुकाना पड़ेगी। तो दान देने वाले दानदाता को ये जरूर देखना चाहिए कि जिस संस्था को दान दिया जा रहा है क्या वो क्या उसको आयकर संबंधी छूट प्राप्त है, उसी को दान देना चाहिए। साथ ही साथ में अगर बिना दान, इसमें जो दान दिया जा रहा है वो किस नेचर के रूप में दिया जा रहा है, अगर वो अचल संपत्ति है तो उसका मार्केट वैल्यू निकाला जाता है, उसके हिसाब से उसकी दान राशि बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री की जाती है। तो दान का सही उपयोग हो इसके लिए ऐसी संस्था को दान देना चाहिए कि जो आयकर के नियमों का पालन करते हुए अपने एनजीओ का संचालन कर रही हो। साथ ही साथ में ये भी देखना चाहिए कि जो भी एनजीओ बना है उसके लीगल डॉक्यूमेंट, अगर वो ट्रस्ट है तो उसका ट्रस्ट डीड हो, सोसाइटी हो तो उसके बायलॉज हो, और ट्रस्ट में ट्रस्ट डीड बना हो, साथ में उसके ट्रस्टियों का चुनाव होता हो नियमित समय पर, साथ ही साथ में सोसाइटी हो तो उसका बायलॉज बना हो, साथ ही साथ में उसके पदाधिकारियों को निर्धारित समय पर चुनाव होता हो, और उसमें किसी प्रकार की आर्थिक अनियमितताएं ना हो, वो किसी प्रकार से टैक्स चोरी में संलग्न ना हो, नियमित रूप से वो लीगल जो भी कार्रवाई है वो करती हो, अपना आयकर रिटर्न भरती हो, और उस पर अगर टैक्स देने की जवाबदारी आती हो तो भरती हो। तो दोस्तों, वर्तमान में और पिछले कई बजटों में गवर्नमेंट द्वारा एनजीओ के संचालन संबंधी, जिसमें ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी या सोसाइटी हो, काफ़ी इस दिशा में पहल की गई है और काफ़ी बड़े बड़े परिवर्तन किए गए हैं। तो इन नियमों का पालन करते हुए ही एनजीओ का संचालन करना चाहिए। तो जो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछा जाता है कि बिना 12A, 12AB, एटीजी का पंजीयन प्राप्त किए बिना, आयकर से छूट का पंजीयन प्राप्त किए बिना क्या किसी एनजीओ का, संस्था का, चाहे वो ट्रस्ट, सोसाइटी या एक सेक्शन 8 कंपनी का संचालन करना चाहिए। तो हमारी सलाह है दोस्तों कि कभी भी ऐसी संस्था का संचालन नहीं करना चाहिए जिसमें कि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, और एनजीओ का संचालन सभी प्रकार के कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए करना चाहिए। दोस्तों, हमने आज आपको एनजीओ के बारे में, जिसमें कि ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी का संचालन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसके बारे में आज बात की। दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो में आपने जो समझा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो भी ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी है,
उन तक भी ये वीडियो पहुँचे कि उनको किन नियमों का पालन करना है, इसकी जानकारी उनको हो और वो सही नियमों से अपने एनजीओ का संचालन करें। इसके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।